राजकुमारी बनने का पछतावा। कई साल पहले घनघोर तूफानों के बीच महाराष्ट्र के महाराजा के यहाँ एक नन्ही परी गरिमा जन्मी। खुशियों में डूबे महाराज और महारानी पूरे राज्य में सोने चांदी हीरे मोती बांटते हैं। समय बढ़ता है। राजकुमारी गरिमा 6 साल की हो गई थी। एक दिन वह अपनी माँ से जिद करने लगी। माँ, मुझे तारे चाहिए। ओहो गरिमा, भला कैसी बात कर रही हो? आसमान से तारे कैसे लाए जा सकते हैं? तभी महाराज अपने कमरे से निकलते हैं। महाराज के कहने पर मंत्री जी कागज के तारे ला देते हैं। उसे देख राजकुमारी गरिमा बहुत खुश होती है। ओह, धन्यवाद पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं। महाराज, आपकी हद से ज्यादा लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। पता नहीं बड़ी होकर और कितनी बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं है महारानी साहिबा, उसे बड़ी होने दो, वो खुद समझने लगी। एक दिन आया जब वह 16 साल की हो गई। फिर भी उसकी आदत और व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। पहले की तरह ही वो दासियों को फटकार लगाती, उनका अपमान करती, उन्हें नीचा समझती। एक दिन एक दासी गरिमा के कमरे में खीर लेकर आती है। राजकुमारी की जय हो। महारानी ने आपके लिए खीर भेजी है। उन्होंने कहा है कि ठंडा होने से पहले इसे खा लेना। खैर, रखकर तुम चली जाओ, मैं खा लूंगी। माफी चाहूंगी, लेकिन महारानी ने इसे अभी खाने को कहा है। गरिमा गुस्से से खीर को दासी के चेहरे पर फेंक देती है। तुम कौन होती हो मुझे आदेश देने वाली? चली जाओ यहाँ से। इतनी जोर की आवाज सुनते ही महाराज और महारानी गरिमा के कमरे में आते हैं और देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है गरिमा, भला कोई दासी से ऐसे व्यवहार करता है? ये दासी है माँ, इसे मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं। चलो भाई राजकुमारी, गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए अभी इस दासी को मैं महल से बाहर निकाल देता हूँ। वाह महाराज, क्या सीख दे रहे हैं आप अपनी बेटी को। सब पिता ऐसे ही व्यवहार सिखाते रहे अपनी बेटियों को तो वह दिन दूर नहीं जब वाकई में लड़कियों और औरतों को पैर की जूती समझा जाएगा। ओह माँ, अपना भाषण बंद करो, कृपया करके इस दासी को मेरी नजरों से दूर हटाओ। गरिमा इतना कहते ही गुस्से से रथ में बैठकर अपने महल से बाहर चली जाती है। तभी एक बार जोर की गड़गड़ाहट के साथ आंधी तूफान और बारिश होती है। पूरा राज्य जलमग्न हो जाता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है। राजमहल का बहुत बुरा हाल होता है। राजमहल के बाहर आंधी तूफान और बारिश की वजह से बहुत ही खराब परिस्थिति है। पता नहीं हमारी गरिमा कहाँ होगी। पता नहीं वो ना जाने कहाँ फंसी होगी। मुझे चिंता सता रही है। मंत्रियों, जाओ जाकर मेरी राजकुमारी को ढूंढ कर लेकर आओ जल्दी। जी महाराज। सैनिकों, जल्दी करो, हमें राजकुमारी को ढूंढने जाना है। बारिश के थमते ही मंत्री सैनिकों के साथ राजकुमारी गरिमा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। 2 दिन बीतने के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चलता और वे निराशा के साथ राजमहल वापस लौट आते हैं। आप आ गए मंत्री जी। कहाँ है मेरी बेटी गरिमा? क्या वह अभी भी हमसे नाराज है? माफी चाहता हूँ महारानी, राजकुमारी को ढूंढने में हम असमर्थ रहे। ये क्या कह रहे हो? तुमसे ये छोटा सा काम नहीं हुआ। तुम मेरे मंत्री बनने के काबिल भी नहीं हो। आप जो सजा दे मुझे मंजूर है राजा, मगर ये भी सत्य है कि राजकुमारी का अब तक कोई पता नहीं चला है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि राज्य में बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं। पानी में फूलने की वजह से चेहरे को पहचान पाना मुश्किल हो गया है महाराज। महारानी इतना सुनते ही बेहोश हो जाती है और महाराज जोर जोर से रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी गरिमा बाढ़ में बहती हुई अपनी उसी दासी के गांव में पहुंच जाती है जिसकी उसने बेइज्जती की थी। नदी के किनारे इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे भी जाकर देखना चाहिए। राजकुमारी गरिमा को देखते ही दासी राजकुमारी को पहचान जाती है। राजकुमारी, मैं आपकी दासी। आगे खोलिए राजकुमारी। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? जी हाँ, ये हमारी राजकुमारी गरिमा है। लगता है पिछले दिनों की बाढ़ की वजह से ये नदी में बहते हुए यहाँ पहुँच गई है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रही है? बेटी, ये बेहोश है। इसके शरीर से पानी निकलते ही तुम इसे अपने घर ले जाना। इसे होश आ जाने दो। जी जरूर, आप सभी इन्हें मेरे घर ले जाने में मदद कीजिए। गांव वालों की मदद से दासी राजकुमारी को अपने घर लेकर आती है और वैद्य को बुलाने जाती है। वैद्य जी, जरा जल्दी चलिए मेरे घर। राजकुमारी बेहोश पड़ी हुई है, उन्हें किसी भी हाल में ठीक कर दीजिए। ठीक है बेटी, चलता हूँ, जरा दवाइयों को तो पकड़ लूं। वैद्य जी दासी के घर जाकर राजकुमारी के शरीर से पानी निकालते हैं और राजकुमारी को एक जड़ी बूटी का रस पिलाते हैं।
कोई बात नहीं बेटी, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। चलो मुझे थोड़ी चाय पिला दो, फिर मैं घर के लिए निकलूंगा। जी जरूर वैद्य जी। दासी वैद्य जी को प्याली में चाय देती है। एक बात बोलूं बेटी, कहिए वैद्य जी। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। जितना चाहे धन दौलत हीरे मोती सब कुछ मांग सकती हो महाराज और महारानी से, उनकी राजकुमारी को बचाने के बदले। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? जिस थाली में मैंने खाया है उसी में छेद करूं? ये मैं नहीं कर सकती। आपका काम हो गया है, आप जा सकते हैं। होश में आते ही राजकुमारी गरिमा ये सब सुन लेती है और मन ही मन पछताती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था? इतनी नेक दासी की बेइज्जती करके मैंने पाप कर दिया। दासी पीछे मुड़ते ही राजकुमारी गरिमा को खड़ा देखती है। राजकुमारी की जय हो। आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, आपको नीचा दिखाया। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा फर्ज था राजकुमारी। महाराज और महारानी के बहुत से उपकार है मुझ पर। आप ज्यादा परेशान मत होइए। जल्दी से भोजन करके इस दवा को खाकर आराम करिए। आपको आराम की जरूरत है राजकुमारी। दासी राजकुमारी गरिमा के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसती है। क्या स्वादिष्ट व्यंजन है, बिल्कुल हमारे राजमहल की तरह। भोजन के बाद दवा खाकर राजकुमारी गरिमा आराम करती है। हे भगवान, चलो अब जो बचा होगा उसे खाकर मैं पेट भर लूंगी। दूसरे दिन दासी की पड़ोसन उसके घर आती है। तुम्हें मैंने कल जौहरी की दुकान में देखा था, कुछ गहने खरीदने गई थी क्या? अरे कहाँ गहने खरीदने जाऊंगी, राजमहल से निकाले जाने के बाद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। तब तो मेरी आंखें धोखा खा गई। नहीं नहीं, गई तो थी मैं जौहरी के पास, लेकिन कुछ गहने खरीदने नहीं बल्कि अपने झुमके बेचने गई थी। लेकिन गहनों को बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी? दरअसल राजकुमारी के भोजन के लिए पैसों की जरूरत थी। राजकुमारी ना हमारी जैसा भोजन पसंद नहीं करती, इसीलिए उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने थे। अच्छा तो ये बात है। इस बार भी राजकुमारी गरिमा उन दोनों की बातों को सुन लेती है। तब तक महाराज और महारानी वैद्य जी के साथ दासी के घर पहुंचते हैं। तुमने हमारी राजकुमारी को अगवा करके अपनी मौत को बुलाया है। कहाँ हो? बाहर आओ। दासी और राजकुमारी गरिमा ये आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर आते हैं। पिताजी आप? तुम्हें जिंदा देखकर हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद ईश्वर का कि इस दासी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं अपनी ही राजकुमारी के साथ कैसे गलत कर सकती हूँ महारानी? तुम चुप रहो। इनाम की लालच में अगर ये वैद्य हमें सच नहीं बताते तो हम कभी जान नहीं पाते हमारी बेटी के बारे में। शांत हो जाइए पिताजी। दरअसल जिनकी आप गुणगान कर रहे हैं वो बहुत ही लालची हैं। किसी के भी भड़काने पर आपकी ये ईमानदार दासी नहीं भड़की। इतना ही नहीं, इन्होंने तो अपने गहने बेचकर मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ, यही सच है। गुनहगार तो ये वैद्य है। आज मुझे तहे दिल से पछतावा हो रहा है कि मैं राजमहल में क्यों जन्मी, मैं झोपड़ी में क्यों नहीं पैदा हुई। क्योंकि असली संस्कार इन गरीब लोगों के बीच रहकर मिलते हैं, महलों में नहीं। हमें माफ कर दो बेटी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। सैनिकों, वैद्य को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ही आपका गुनहगार हूँ। वैद्य को बंदी बना लिया जाता है। माँ पिताजी, अब ये दासी यहाँ नहीं, हमारे साथ महल में हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहेंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा मेरी बेटी, इससे हमें भी पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। चारों एक साथ राजमहल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.